नमस्कार दोस्तों, संपूर्ण एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज अपन राष्ट्रीय महिला आयोग के बारे में बात करेंगे और बहुत शानदार तरीके से बात करेंगे और बात की गारंटी मैं आप लोगों को दे रहा हूँ कि सारी की सारी चीज़ें आप लोगों को यहीं याद हो जाएंगी। मात्र 15 मिनट, घड़ी से 15 मिनट मिला लो, 15 मिनट में आप लोगों को पूरा आयोग पढ़ा दूंगा और एक एक चीज़ें बता दूंगा और एक भी चीज़ आपकी एग्जाम से बाहर नहीं जाएगी। तो आइए अपन स्टार्ट करते हैं जो है राष्ट्रीय महिला आयोग। बहुत शानदार तरीके से अपन चीज़ों को सीखेंगे और आपने पुरानी क्लासेस नहीं देखी हैं जिसके अंतर्गत मैंने आप लोगों को सारे आयोग कंप्लीट करवाए हैं। बहुत सारे हमारे आयोग हुए हैं और आयोग के अंतर्गत आज अपन जो देखने वाले हैं वो है आप लोगों का राष्ट्रीय महिला आयोग। अब देखो, आप सबसे पहले एक बात याद रखो, आप लोगों को मैं प्रीलिम्स फैक्ट पढ़ा रहा हूँ। प्रीलिम्स फैक्ट के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें बनेंगी वो सारी चीज़ें मैंने यहाँ पर इंक्लूड कर ली हैं चीज़ें और बहुत शानदार तरीके से अपन चीज़ों को सीखेंगे। सबसे पहले अपन राष्ट्रीय महिला आयोग की अपन बात करेंगे, जिसमें अपन सामान्य परिचय देखेंगे और जिसके अंतर्गत ये आप प्रीलिम्स फैक्ट के अंतर्गत जो चीज़ें बनेंगी वो सारी की सारी इसके अंतर्गत कंप्लीट हो जाएंगे। सबसे पहले हम इसके गठन की बात करेंगे मेरे दोस्तों। गठन तो किसके माध्यम से गठन किया गया था भाई? जो राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 आया था। तो याद रखना, राष्ट्रीय महिला आयोग 1990 के तहत याद रखना, 1990 के तहत धारा याद रखना किस धारा के तहत गठन किया गया था। तो याद रखना, जो राष्ट्रीय महिला आयोग है ना, इसके अंतर्गत गठन किस माध्यम से किया गया था? तो राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 की धारा 3 के तहत इसका गठन कब किया गया था मेरे दोस्तों? 12 जनवरी 1992 को क्या किया गया था? गठन किया गया था। तो अब याद रखना, आपसे पूछेगा गठन कब किया गया था, तो ये 12 जनवरी 1992 को और किस धारा के तहत किया गया था? 3 के तहत। और कौन से अधिनियम के अंतर्गत किया गया था? तो 1990। अगर अपन इसकी बात करें मेरे दोस्तों, यहाँ पर इसके मुख्यालय की हम बात करते हैं तो इसका मुख्यालय कहाँ पर है आपका? तो मुख्यालय आता है आपका नई दिल्ली में, है ना। नई दिल्ली में इनका मुख्यालय है। वहीं अगर अपन इनके जो है इसकी जो प्रथम अध्यक्ष है मेरे दोस्तों जयंती पटनायक थी। जयंती पटनायक। और अगर अपन जो है वर्तमान की अगर अपन बात करें, वर्तमान की जब हम बात करते हैं तो है रेखा शर्मा जो कि 9वें नंबर की हैं। इसकी प्रकृति की हम बात करते हैं तो इसकी प्रकृति कैसी है मेरे दोस्तों? इसकी प्रकृति की हम बात करते हैं तो सांविधिक संस्था है और सांविधिक निकाय है मेरे दोस्तों। तो ये आप लोगों को पता होगा कि सांविधिक निकाय होता क्या है ना। आप लोगों को पहले ही मैं बता चुका हूँ, जिसका भी जो है निर्माण अधिनियम के माध्यम से किया जाता है वह आप लोगों की सांविधिक संस्थाएं कहलाती हैं, सांविधिक निकाय कहलाती हैं। अब जिसके पहले मैंने आप लोगों को सारी चीज़ें बता दी हैं। पहले जो हमने आयोग पढ़ते उसमें मैंने आप लोगों को ये भी बताया था कि भाई संवैधानिक जो निकाय कौन से होते हैं, गैर संवैधानिक निकाय क्या होते हैं, है ना। तो वो सारी चीज़ें हम अभी डिस्कस नहीं कर रहे हैं, हम केवल ये देख रहे हैं इसके जो प्रीलिम्स फैक्ट है और इस चीज़ को हम कंप्लीट कर रहे हैं, जिसके माध्यम से सारी की सारी चीज़ें मैंने यहाँ पर इंक्लूड कर ली हैं। तो ये इसकी प्रकृति की बात करेगा तो एक सांवैधानिक निकाय है जिसका निर्माण जो है संसद द्वारा जो है अधिनियम बनाकर किया गया है, इसीलिए क्या है, ये एक सांविधिक संस्था है। आगे जब हम बात करते हैं तो हम ये देखते हैं मेरे दोस्तों कि हमने देखो मुख्यालय की बात कर ली, हमने प्रथम अध्यक्ष की बात कर ली, वर्तमान की बात कर ली, प्रकृति की इसकी बात कर ली है। अब हम बात करते हैं कि जो हमारा राष्ट्रीय महिला आयोग जो है उसके अंतर्गत हम बात करते हैं जो महिला आयोग जो महिला जो दिवस है आपका, महिला जो दिवस है वो कब मनाया जाता है? 13 फरवरी को मनाया जाता है। राष्ट्रीय महिला जो दिवस है 13 फरवरी को मनाया जाता है। भाई अगर अपन अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बात करें, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बात करें तो ये क्वेश्चन देखो आपके एग्जाम में आएंगे तो वो 8 मार्च को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 8 मार्च को मनाया जाता है। आगे की जब हम बात करते हैं, इसका उद्देश्य क्या है मेरे दोस्तों? इसका उद्देश्य जो है महिलाओं को संरक्षण प्रदान करना, महिलाओं को संरक्षण प्रदान करना, है ना। अगर अपन बात करें इसका जो आदर्श वाक्य है वो क्या है? आदर्श वाक्य की हम जब बात करते हैं, आदर्श वाक्य की जब हम बात करते हैं तो क्या है? तो महिलाओं का संरक्षण, महिलाओं के संरक्षण का सतत, महिलाओं के अधिकारों का, महिलाओं के, इसका जो अपन आदर्श वाक्य की बात करते हैं तो महिलाओं के अधिकारों का सतत जो है संरक्षण। याद रखना, इसका आदर्श वाक्य आपसे पूछा जाएगा तो क्या बताओगे? महिलाओं के अधिकारों का सतत संरक्षण। और ये जो आपका राष्ट्रीय महिला आयोग है मेरे दोस्तों,
ये कौन सी एजेंसी के अंतर्गत आता है? तो याद रखना जो नोडल एजेंसी है, नोडल जो एजेंसी है वो कौन सी है? महिला बाल विकास नोडल एजेंसी। मतलब कि ये किसके अंतर्गत आता है? आप लोगों का राष्ट्रीय महिला आयोग जो है कौन से मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो महिला बाल विकास मंत्रालय के अंतर्गत आता है। तो ये सारी चीजें हमने यहाँ पर देख ली है प्रीलिम्स फैक्ट के अंतर्गत जो आपकी बनेगी। देखो यहाँ पे हमने सारी चीजें कंप्लीट कर ली है। देखो हमने इसकी जो है प्रकृति की बात कर ली है, संवैधानिक निकाय गठन की बात कर ली है, मुख्यालय की बात कर ली है, प्रथम अध्यक्ष की, वर्तमान अध्यक्ष की, उद्देश्य हो गया है, महिला दिवस कब मनाते हैं ये भी देख लिया, आदर्श वाक्य क्या है ये भी देख लिया। हम इसकी संरचना देखते हैं और संरचना के माध्यम से हम ये देखेंगे कि इसके अंतर्गत कितने सदस्य होते हैं, वेतन कौन देता है, नियुक्ति कौन देता है, हटाता कौन है, सेवा शर्तें क्या हैं, है ना। ये सारी चीजें की अपन बात करेंगे। जो है नियुक्ति अगर की जाती है तो अध्यक्ष की नियुक्ति के लिए क्या योग्यताएं होती हैं, और हम बात करते हैं जो है इसके सदस्य की नियुक्ति के लिए क्या जो है योग्यताएं होती हैं, उसकी अपन चर्चा करेंगे। तो एक एक करके हम चर्चा करते हैं। तो अगर आप इसका चाहो तो स्क्रीनशॉट खींच लो। ये प्रीलिम्स फैक्ट है मेरे दोस्तों, ये आप लोगों का प्रीलिम्स फैक्ट हैं जो आपकी एग्जाम में बनेंगे और क्वेश्चन यहाँ से आपके एग्जामिनर बना सकता है। और 110% आपसे अगर वो क्वेश्चन में एग्जाम में आता है तो आप जरूर से जरूर इसको सॉल्व कर लोगे। अब हम आगे बढ़ते हैं और इसकी संरचना के ऊपर अपन बात करते हैं कि भाई इसके अंतर्गत कौन से अध्यक्ष को बनाया जाएगा और किस तरीके से चीज़ें होंगी। तो हम जब इसकी संरचना की बात करते हैं तो ये देखना, ये जो हमारी संरचना है, संरचना के अंतर्गत आपका एक तो अध्यक्ष होगा, इसके अंतर्गत क्या होगा आपका एक अध्यक्ष होगा और 5 जो है सदस्य होंगे। क्या हो जाएंगे? 5 सदस्य हो जाएंगे और एक अध्यक्ष हो जाएगा, है ना। एक अध्यक्ष हो जाएगा और एक अध्यक्ष की अगर अपन बात करें, इसकी नियुक्ति केंद्र सरकार के माध्यम से की जाती है। याद रखना, अभी सारी चीजें बताऊंगा मैं आप लोगों को। आप ये देख लो, इसके अंतर्गत एक अध्यक्ष होता है, 5 सदस्य होते हैं, जिसमें से 5 सदस्य में से एक आप लोगों का अनुसूचित जनजाति का सदस्य अनिवार्य होगा, एक जो है आप लोगों का अनुसूचित जाति का सदस्य अनिवार्य होगा, बाकी के 3 सदस्य होंगे जो किससे संबंधित हो सकते हैं आपके, वो देख लो, है ना। 2 तो आपके 5 में से हो गए, एक अनुसूचित जनजाति का सदस्य, एक अनुसूचित जाति का सदस्य। 3 जो सदस्य होंगे उनके लिए क्या योग्यता होंगी? कोई विधि का सदस्य हो सकता है, जो है महिला संगठन का कोई सदस्य होता है, महिला आंदोलन से संबंधित कोई सदस्य हो सकता है, वहीं महिला उद्योग से संबंधित कोई सदस्य हो सकता है। तो इनकी अगर अपन बात करें 3 सदस्यों की, तो इन जो क्षेत्र हैं ये कोई क्षेत्र विशेष के क्या हो सकते हैं आपके इसमें सदस्य हो सकते हैं। तो याद रखना मेरे दोस्तों, अध्यक्ष हो चाहे सदस्य हो, चाहे अध्यक्ष हो चाहे सदस्य हो, दोनों की नियुक्ति कौन करता है? आपका केंद्र सरकार करती है। ये याद रखना, क्या करती है? केंद्र सरकार करती है। इनकी नियुक्ति केंद्र सरकार यहाँ पर करती है। ये सारी की सारी चीज़ें आप लोगों को पता होनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को पता होना चाहिए। और अगर अपन बात करें इसकी संरचना की, तो और इसकी संरचना की जब हम बात करते हैं तो जो गठन इसका दिया हुआ है, जो गठन इसका मेरे दोस्तों दिया हुआ है वह धारा 3 के अंतर्गत दिया है, जो मैंने पहले ही बता दिया है कि इसका गठन किस तरीके से किया गया था। जो राष्ट्रीय आयोग अधिनियम आया था 1990 में, तो उसकी धारा 3 के तहत 1992 में क्या किया गया था? इसका गठन किया गया था, जो धारा 3 के अंतर्गत दे रखा है। अब हम आगे बढ़ते हैं तो इसकी नियुक्ति की बात करते हैं। नियुक्ति मैंने बता दी, चाहे अध्यक्ष हो चाहे सदस्य हो, सबकी नियुक्ति केंद्र सरकार के माध्यम से की जाती है। अध्यक्ष जो होता है हमारा, अब अध्यक्ष कौन बनेगा? भाई अध्यक्ष कोई भी बन सकता है जो महिलाओं के हितों के लिए सर्वोपरि हो, है ना, सर्वोपरि हो। तो उसे क्या करा सकते हैं हम, जो है अध्यक्ष बना सकते हैं। और अध्यक्ष बनाएगा कौन? नियुक्ति कौन करेगा? केंद्र सरकार करेगा। मतलब सीधा सीधा कहने का मतलब है कि जो भी अध्यक्ष बनाया जाएगा वो केंद्र सरकार के तरफ से ही बनाया जाएगा। और महिलाओं के लिए जो सर्वोपरि होगा, तो केंद्र सरकार की नज़र में ऐसा व्यक्ति जो महिलाओं के लिए सर्वोपरि हो वह क्या हो जाएगा? इसका अध्यक्ष बनाया जा सकता है। वहीं अगर अपन बात करते हैं, देखो नियुक्ति हो गई है, अब नियुक्ति के बाद क्या हो जाएगा आप लोगों का, जो है अगर अपन बात करें इसके कार्यकाल की मेरे दोस्तों जब हम बात करते हैं तो 5 जो है आप लोगों का 3 वर्ष और 70 वर्ष, जो भी पहले हो, है ना, जो भी पहले हो। तो कार्यकाल की अगर अपन बात करें तो कितना होता है? चाहे अध्यक्ष का कार्यकाल हो चाहे सदस्य का कार्यकाल हो, यहाँ पर हम देखते हैं 3 वर्ष और 70 वर्ष तक जो भी पहले हो जाएगा तब तक क्या हो जाएगा? वह अपने पद पर बना रहेगा और पद अवधि समाप्त होने पर वही अपने जो है पद से रिटायर्ड हो जाएगा। हमने देखो कार्यकाल की नियुक्ति की बात कर ली है। नियुक्ति की बात क्या करेंगे? भाई ये कार्य करेंगे, तो कार्यकाल हो गया। फिर क्या करेंगे? ये त्याग पत्र।
अगर अपन बात करें मेरे दोस्तों, जो त्याग पत्र देंगे वे किसको देंगे, तो ये केंद्र सरकार को ही त्याग पत्र देंगे। अब याद रखना क्वेश्चन किस तरीके से आपसे घुमा के पूछेगा। अभी तक हमने जितने आयोग पढ़े हैं उसमें त्याग पत्र या तो राष्ट्रपति को दिया जा रहा था या राज्यपाल को दिया जा रहा था, लेकिन यहाँ पर हम बात करते हैं, ये जो यहाँ पर अगर अपन बात करते हैं राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम की, जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर नियुक्ति भी केंद्र सरकार के माध्यम से की जाती है और त्याग पत्र भी केंद्र सरकार को ही यहाँ पर दिया जाएगा। वहीं अपन इसकी जो है कार्यकाल की हमने बात कर ली है, त्याग पत्र की यहाँ पर बात की है। वेतन भत्तों की बात करते हैं। वेतन भत्तों का जो निर्धारण है, मतलब कि वेतन भत्ते सेवा शर्तों का निर्धारण किसके माध्यम से किया जाता है, तो केंद्र सरकार के माध्यम से किया जाता है। याद रखना किसके माध्यम से किया जाता है, केंद्र सरकार के माध्यम से दिया जाता है। अगर इनको पद से हटाना हो तो हटाने की जो प्रक्रिया है मेरे दोस्तों, हटाने की जब हम बात करते हैं तो कौन इनको जो है हटा सकता है, अपने पद से हटा सकता है, तो केंद्र सरकार ही हटा सकती है। लेकिन अन्य आयोगों में जब हमने चर्चा की थी वहाँ पर हमने ये देखा था कि भाई जो नियुक्ति करता है उसको हटाने का जो है, अगर अपन बात करें हमने जो है इसके पहले जब आयोग पढ़े थे तो उसमें ये होता था कि नियुक्ति राष्ट्रपति करता था और हटाता भी था, तो कहीं पर जो है राष्ट्रपति उनको हटाता था। तो उनके अंतर्गत तो सारी चीज़ें हमने देखी हैं, लेकिन ना हम जहाँ पर देखते हैं तो यहाँ पर जो है नियुक्ति केंद्र सरकार के माध्यम से की जा रही है और हटाने की माध्यम हटा भी कौन रहा है, केंद्र सरकार हटा रही है। अब किस बेसिस पे इसको हटाया जा सकता है, तो ये याद रखना, अगर वो दिवालिया हो, क्या हो, दिवालिया हो गया हो, है ना। नंबर 2, अगर उसके खिलाफ कोई दोष सिद्ध हुआ हो, खिलाफ कोई दोष सिद्ध हुआ हो और न्यायालय द्वारा उसे दंडित किया गया हो, न्यायालय द्वारा दंडित किया गया हो, कार्य करने में अक्षम हो, तो ये तो पता ही है कि हर उसमें जो है हटाने के पीछे अक्षमता और जो है संवैधानिक कदाचार ये तो रहते ही हैं। लेकिन इसके कुछ स्पेशल पॉइंट मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि न्यायालय में अगर वह दोषी पाया गया हो या दंड उसको दिया गया हो, 3 बैठकों में लगातार अनुपस्थित रहा हो तो भी इसे हटाया जा सकता है मेरे दोस्तों। तो एक पॉइंट ये बन सकता है आप लोगों का कि भाई न्यायालय द्वारा दोष सिद्धि पर जो है उसको हटाया जा सकता है, 3 बैठकों में लगातार अनुपस्थित रहा तो भी हटाया जा सकता है, दिवालिया हो गया तो भी हटाया जा सकता है, संवैधानिक कदाचार के आधार पर संवैधानिक कदाचार के आधार पर भी हटाया जा सकता है ना, संवैधानिक कदाचार के आधार पर भी हटाया जा सकता है। भ्रष्टाचारी का अगर उस पर आरोप लग जाता है या चित्त विकृति हो जाती है, मानसिक रूप से कार्य करने में अक्षम हो जाता है, तो उस माध्यम से भी इस चीज को जो अपने जो है पद से हटाया जा सकता है। तो देखो कार्यकाल हो गया है, त्याग पत्र हो गया है, वेतन भत्ते हो गए हैं, हटाने की प्रक्रिया भी हो गई है मेरे दोस्तों। अब एक होता है इनका सचिव। क्या होता है, देखो एक अध्यक्ष होता है, एक सचिव होता है, तो इनका एक सचिव भी होता है, एक सचिव होता है, उसको नियुक्त किया जाता है। और जो सचिव होता है ना, जो सचिव मेरे दोस्तों होता है वह केंद्र सरकार की नज़र में जो है सामाजिक विशेषज्ञ होना चाहिए। ये आप लोगों को बात याद रखनी है। तो एक सचिव की अगर अपन बात करते हैं तो सचिव कैसा होना चाहिए आप लोगों को यहाँ पर मैंने बताया कि भाई जो है सामाजिक आंदोलन से संबंधित होना चाहिए। तो एक महासचिव भी होता है, वो भी आप लोगों को याद रखना है। जब हम आगे बढ़ते हैं और ये देखते हैं कि इसके अंतर्गत हम और क्या क्या देख सकते हैं, तो इसके अंतर्गत हम बात करते हैं इसकी जो शक्तियां हैं, इसकी शक्तियों की हम बात करते हैं, इसकी शक्तियों की हम बात करते हैं मेरे दोस्तों की। इसकी जो शक्तियां होती हैं, आधिकारिक जो शक्तियां होती हैं, वही शक्तियां होती हैं जो कि सिविल न्यायालय की होती है। क्या होती है, सिविल न्यायालय की जो शक्तियां सिविल न्यायालय की होती है मेरे दोस्तों, तो वही आधिकारिक शक्तियां जो हैं इसकी होती हैं। इसके पहले जब मैंने आप लोगों को वो चीज़ पढ़ाई थी, कौन सी, इसके पहले जो मैंने आप लोगों को आयोग पढ़ाया था उसमें भी मैंने आप लोगों को ये बताया था कि जो इसकी जो मानव अधिकार जो आयोग है, मानव अधिकार आयोग की अगर अपन बात करें तो उसके अंतर्गत इसको मैंने आप लोगों को ये बताया था कि उसकी जो आधिकारिक शक्तियां होती हैं वह किसके बराबर होती हैं, सिविल न्यायालयों के बराबर होती हैं कि भाई किसी भी व्यक्ति को जो है बुला सकता है, समन भेज सकता है, दस्तावेज मंगा सकता है, अनुपस्थित होने के लिए कह सकता है। तो वैसे ही आधिकारिक शक्तियां यहाँ पर इसकी सिविल न्यायालय की जैसे ही यहाँ पर होंगी, है ना। अब अपन बात करते हैं जो है इसकी संरचना की हमने बात कर लिया। अब हम जो आयोग जो होता है, आयोग के क्या क्या कार्य होते हैं वो हम देख लेते हैं। देखो हम इसके आयोग के कार्य की जब हम बात करते हैं, जब आयोग के कार्य की हम बात करते हैं मेरे दोस्तों, तो
क्या क्या कार्य होते हैं। देखो, एक तो शिकायतों का निवारण करना, महिला आयोग में जो भी महिलाओं से संबंधित शिकायतें आती हैं उसका निवारण करना होता है। अब अगर अपन बात करें महिला बंदी गृह का, तो महिला जो बंदी गृह था उसका निरीक्षण करना। जैसे मैंने आप लोगों को मानवाधिकार पढ़ा था, तो मानवाधिकार में भी आपने आप लोगों को ये बताया था कि वह आयोग के कार्य के अंतर्गत एक पॉइंट मैंने आप लोगों को ये बताया था कि भाई बंदी गृहों का, जेलों का दौरा करेंगे, उसके अंतर्गत जो कैदी रहते हैं उसके स्वास्थ्य का ब्यौरा लेंगे, वहाँ की रहन सहन की व्यवस्था कैसी है उसका ब्यौरा लेंगे, तो निरीक्षण कर सकते हैं। वैसे ही हम बात करें तो जो महिला बंदी गृह होता है, जेल होती है जहाँ पर महिलाओं को रखा जाता है, उनका निरीक्षण करेंगे, उनके स्वास्थ्य की जानकारी लिखेंगे, रहने की क्या व्यवस्था है इसकी जानकारी ले सकते हैं और उसमें सुधार के लिए सलाह दे सकते हैं। क्या कर सकते हैं? सलाह दे सकते हैं। अब अपन बात करें देखिए केंद्र एवं राज्यों को रिपोर्ट। अब धारा 10 के अंतर्गत ये सारी बातें कही गई हैं ना, ये जो आयोग के कार्य है मेरे दोस्तों, ये धारा 10 के अंतर्गत आते हैं। अब यहाँ पर क्या कहा है? केंद्र एवं राज्यों को रिपोर्ट देना। अब ये जो आयोग है आप लोगों का, राष्ट्रीय महिला जो आयोग है, वह रिपोर्ट किसके समक्ष प्रस्तुत करेगा? तो केंद्र सरकार के समक्ष प्रस्तुत करेगा और राज्य में राज्य सरकारों को समक्ष यह रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी। आगे बात करते हैं महिलाओं के सामाजिक आर्थिक विकास प्रक्रिया में भाग लेना। इनका प्रमुख कार्य है मेरे दोस्तों, जो महिलाओं से संबंधित जितने भी सामाजिक एवं आर्थिक गतिविधियां हो रही हैं उसमें भाग लेना है और उनके सतत विकास के लिए प्रयास करना है। आगे बात करते हैं महिलाओं के विकास की गति का मूल्यांकन किया। महिलाओं की जो संरक्षण दिए जा रहे हैं महिलाओं को, है ना, तो वहां पर महिलाओं का जो विकास हो रहा है तो इस गति का मूल्यांकन करना कि इसमें कोई कमी है या नहीं है। ये सारे आपके आयोग के कार्य हैं जो धारा 10 के अंतर्गत यहाँ पर दिए हुए हैं। आगे जब हम बात करते हैं अन्य तथ्यों की, तो अन्य तथ्यों की जब हम बात करते हैं, जो इंपॉर्टेंट तथ्य है वहां पर मैंने आप लोगों को सारे के सारे यहीं लिख दिए हैं। यहां से क्वेश्चन आता है तो बहुत शानदार तरीके से आप चीजों को सीख सकोगे। अन्य तथ्यों में हम बात करते हैं कि केंद्र सरकार द्वारा अनुदान दिया जाएगा कि भाई जो राष्ट्रीय महिला आयोग है उसे महिलाओं के संरक्षण के लिए कुछ अनुदान के रूप में एक राशि दी जाएगी, जो दी जाएगी किसके माध्यम से दी जाएगी? केंद्र सरकार के माध्यम से दी जाएगी। और यह आयोग जो है महिलाओं के सतत संरक्षण के लिए क्या करेगा? उस अनुदान का उपयोग करेगा। अगर अपन आगे बात करते हैं केंद्र सरकार को रिपोर्ट पेश करना, तो यहाँ पर मैंने बता ही दिया है कि भाई केंद्र सरकार को रिपोर्ट पेश करी जाएगी, धारा 13 के अंतर्गत यहाँ पर की जाएगी, है ना। अब देखो यहाँ पर अपन बात करते हैं, यहाँ पर केंद्र सरकार उस रिपोर्ट को संसद में पेश करेगी। तो जो है राष्ट्रीय महिला आयोग क्या करेगा? वार्षिक प्रतिवेदन तैयार करेगा, एक रिपोर्ट तैयार करेगा पूरी साल भर की, जिसके अंतर्गत जो है उस रिपोर्ट को केंद्र सरकार के समक्ष प्रस्तुत करेगा वो। और केंद्र सरकार उस रिपोर्ट को कहां पर प्रस्तुत करेगी? आपकी संसद में प्रस्तुत करेगी। आगे हम बात करते हैं केंद्र जो है आयोग के संचालन के लिए नियम बनाएगा। तो आयोग जो है उसके संदर्भ में कोई भी नियम कानून बनाना है तो वह नियम कानून कौन बनाएगा मेरे दोस्तों? केंद्र सरकार बनाएगी। ये आप लोगों को याद रखना है कि आयोग के संचालन के लिए नियम कानून कौन बना सकता है? तो केंद्र सरकार बना सकती है। ये भी याद रखो कि नियुक्ति केंद्र सरकार कर सकती है, त्यागपत्र केंद्र सरकार को देंगे, हटा भी कौन सकता है आप लोगों का? केंद्र सरकार ही हटाएगी। तो ये सारी चीजें मैंने आप लोगों को पहले ही बता दी है कि दिवालिया हो गए तो हटा देंगे, उनके खिलाफ दोष सिद्ध हो गया है, न्यायालय ने दंडित कर दिया है, हटा देंगे। 3 बैठकों में लगातार अनुपस्थित होगा तो भी हटा देंगे, संवैधानिक कदाचार हो, अक्षमता हो, सब में हटा देंगे। कौन हटाएगा? केंद्र सरकार हो जाएगी। महिला आयोग, राष्ट्रीय महिला जो आयोग है उसमें याद रखना कि हटाना, नियुक्त करना, ये सब चीजें केंद्र सरकार ही करती है। आगे हम बात करते हैं महिलाओं से संबंधित अन्य संवैधानिक जो उपबंध जो किए गए हैं, जैसे महिला आयोग है, जैसे हमने राष्ट्रीय महिला आयोग मेरे दोस्तों यहाँ पर देखा, तो और भी कई सारी चीजें यहाँ पर महिलाओं के संरक्षण के लिए अधिनियम बनाए गए हैं, उस पर हम चर्चा कर लेते हैं क्योंकि क्वेश्चन आप लोगों से पूछ सकता है। देखो घरेलू हिंसा अधिनियम आया था। घरेलू हिंसा अधिनियम कब आया था? 2005 में आपसे पूछा जा सकता है कब आया था। बाल विवाह निरोध अधिनियम 1961 में आया था। ये भी महिलाओं के अधिकारों के संरक्षण से संबंधित है। सती प्रथा निषेध अधिनियम 1987 में आया था। ये भी महिलाओं के संरक्षण से संबंधित है। फिर राष्ट्रीय महिला आयोग की तो हमने चर्चा कर ही ली है आपके समक्ष। वहीं अगर अपन बात करें, निर्भया कांड आया था आप लोगों का 2012 में। मेरे दोस्तों यहां से कोई क्वेश्चन आता है तो बिल्कुल आपके बाहर नहीं जाने वाला, जिसके अंतर्गत हमने सारी की सारी चीजें डिस्कस कर ली हैं, है ना। आपको एक शॉर्ट रिवीजन करवा देता हूं, मजा आ जाएगा मेरे दोस्तों। देखो एक शॉर्ट रिवीजन करवा देता हूं मैं आप लोगों को बहुत शानदार तरीके से। सबसे पहले हमने इसके गठन की बात की थी। गठन किस में दिया है? धारा 3 में दिया है ना। कैसे होगा? 1990 राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 आएगा, जिसके तहत कब किया गया था? 1992 में किया गया था। 31 जनवरी 1992 में किया गया था। फिर इसकी प्रकृति हमने देखी थी। इसकी प्रकृति कैसी थी भाई? सांवैधिक निकाय है। फिर हमने इसका उद्देश्य देखा था।
उद्देश्य क्या है? महिलाओं का संरक्षण करना, उनके हितों का संरक्षण करना। आदर्श वाक्य की हमने बात की थी। तो आदर्श वाक्य में हमने ये देखा था कि महिलाओं के अधिकारों का सतत संरक्षण, ये उसका आदर्श वाक्य था। मुख्यालय कहाँ था मेरे दोस्तों? तो मुख्यालय की हमने बात की थी तो नई दिल्ली में है। वहीं हमने जो है की थी कि एक बात जो है राष्ट्रीय महिला आयोग, राष्ट्रीय महिला दिवस 13 फरवरी को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है, उस पर चर्चा की थी। कौन सी नोडल एजेंसी के तहत आता है? तो ये राष्ट्रीय महिला विकास मंत्रालय के अंतर्गत आता है। पहली जो अध्यक्ष थी जयंती पटनायक थी। दूसरी कौन थी जो है वर्तमान कौन थी? आपकी रेखा शर्मा है, 9वीं है। फिर हमसे संरचना की हमने इससे बात की थी, हमने इसकी संरचना की बात की थी। तो एक तो अध्यक्ष बताया था मैंने आप लोगों को, 5 सदस्य बताए थे। तो भाई नियुक्ति कौन कर रहा था? इनकी नियुक्ति केंद्र सरकार के द्वारा की जा रही थी, है ना, केंद्र सरकार के माध्यम से की जा रही थी। त्यागपत्र केंद्र सरकार को दिया जा रहा था, त्यागपत्र केंद्र सरकार को दिया जा रहा था। हटाएगा कौन? केंद्र सरकार हटाएगी। अगर अपन बात करें यहां पर वेतन भत्तों का निर्धारण कौन करेगा? वेतन जो भत्ते हैं, वेतन भत्तों का निर्धारण कौन करेगा मेरे दोस्तों? तो केंद्र सरकार करेगी, है ना। कार्यकाल की अगर अपन बात करते हैं, पदावधि की बात करते हैं, 3 वर्ष या 70 वर्ष जो भी पहले हो। त्यागपत्र की हमने बात कर ली। एक सचिव होगा आप लोगों का, ये भी हमने चर्चा कर ली थी, जिसकी, है ना। अब अध्यक्ष और सदस्य के लिए मैंने आप लोगों को क्या क्या नियुक्ति के लिए जो है योग्यता बता दी थी कि भाई सरकार की नज़र में कोई भी सर्वोपरि व्यक्ति जो केंद्र सरकार नियुक्त करेगी। सदस्य एक आपका अनुसूचित जाति का होना चाहिए, एक अनुसूचित जनजाति का होना चाहिए। बाकी के 3 सदस्य विधि से हो सकते हैं, महिला संगठन से हो सकते हैं, महिला आंदोलन से संबंधित हो सकते हैं, है ना, ये महिला उद्योग से संबंधित हो सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पर देखी। यहाँ से क्वेश्चन आता है तो आप डेफिनेटली बना लोगे, मुझे आप लोगों पर पूरा भरोसा है। तो ये लेक्चर आपको कैसा लगा, क्लासेस आपको कैसी लग रही हैं, आप मुझे ज़रूर से ज़रूर कमेंट सेक्शन में आप बताइएगा। और जो है संपूर्ण अकेडमी के यूट्यूब चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलना। तो फिर मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वाले आयोग में, उस पर चर्चा करेंगे बहुत शानदार तरीके से। तब तक के लिए मुझे दीजिए आप इजाज़त। जय हिंद और धन्यवाद।